हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पे अपन जितना भी एनसीईआरटी के अंदर अपना सिलेबस दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो देखेंगे अपन, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो दो टाइप के अपने पास एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन दो तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस करके उनको बता सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। दूसरा अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है। द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे इजिएस्ट तरीका है कोई एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है वो अपन कैसे बता सकते हैं, वो बता सकते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है कि लो है, उनकी अपीयरेंसेस कैसी हैं, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इन पे बेस करके अपन बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं अपन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो है ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें अपन तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, अपने हार्ड होते हैं, छोड़ के किसको, इन तीन मेटल्स को, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर दैट इज शाइन। तो मेटेलिक लस्टर बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मेटल की जो कि उसकी शाइन को बताती है ना। जितने भी मेटल्स होते हैं अपने वो शाइनी होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स देखे हैं वो शाइनी नहीं होते। उन पे होता क्या है, धीरे धीरे रस्ट जम जाती है ना। अगर आप उसकी रस्ट की लेयर को हटाओगे तो वहाँ पे नीचे जो मेटल निकलेगा, आयरन निकलेगा, वो क्या होगा, शाइनी होगा। ठीक है। मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स। तो मेटल्स आर मेलिएबल मीन्स दे कैन बी बीटन इंटू शीट्स। तो अपने जैसे कि डब्बे आते हैं ना, टिन के डब्बे आते हैं, वो कैसे बनते हैं, मेटल को पीट पीट के उसकी बिल्कुल पतली क्या शीट बनाई जाती है और उसके बाद उनसे क्या करते हैं अपन, बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। तो डक्टिलिटी बेसिकली क्या होती है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू वायर। तो जो सबसे डक्टाइल मेटल है दैट इज गोल्ड। आप 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन द पाम ऑफ द हैंड। तो बेसिकली क्या है कि अपने जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। बट जो गैलियम और सीजियम है ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। अगर इनको आप हथेली में रख लोगे तो आपके जो बॉडी की जो हीट है ना उसी से ही क्या करेंगे, मेल्ट कर जाएंगे। तो मतलब इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज हाई। बट गैलियम और सीजियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नेक्स्ट है, मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स जो होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मरकरी। ये ध्यान रखना है अपने को कि मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है हीट का वो होता है सिल्वर और कॉपर। और वहीं पे अगर अपन एक्सेप्शन की बात करें तो मेटल्स में लेड और जो मरकरी होता है अपना, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर। तो अपने को ध्यान रखना है जो सबसे गुड कंडक्टर है अपने इलेक्ट्रिसिटी का दैट इज सिल्वर। उसके बाद आता है कॉपर। तो सिल्वर का अगर अपन वायर यूज करें घर में फिटिंग्स के लिए तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं। सेकंड बेस्ट जो अपना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट इज कॉपर। ठीक है। मेटल्स आर सोनरस, प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। तो मेटल्स को आप स्ट्राइक करोगे ना तो वहाँ पे टन टन की आवाज़ आती है। आप इसको अपन जैसे स्कूल्स में जो बेल होती हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिक बेल आ गई, वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है। तो उस मेटल पे जब स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे अपने को एक साउंड मिलती है। सोनरस का मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। ओके। तो सोनरस का मतलब है व्हेन मेटल्स आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस साउंड। ठीक है। चलिए, तो ये अभी तक अपन ने जो देखा वो था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। अब अपन देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मेटल्स में आपको ध्यान रखना है अपने को, जो मेटल्स है वो दो फॉर्म में मिलते हैं, एक सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड में सिर्फ मरकरी मिलता है, बाकी सारे सॉलिड में मिलते हैं। वहीं अपन नॉन मेटल्स की बात करें तो ये तीनों फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों फॉर्म में अपने को मिलते हैं। सॉलिड के अंदर जो मिलता है दैट इज कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। और लिक्विड में जो मिलता है दैट इज ब्रोमीन। ठीक है। ब्रोमीन जो होता है ये नॉन मेटल होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है अपना। और गैसियस फॉर्म में अपने जो नॉन मेटल्स हैं दैट इज ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सारे किस में मिलते हैं अपने को, गैसियस फॉर्म में।
नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स बेसिकली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो डायमंड एक एक्सेप्शन है, बाकी नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। और डायमंड जो होता है अपना दैट इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्चर एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें लस्चर नहीं होती, मतलब शाइन नहीं होती, छोड़ के किसको, आयोडीन जो क्रिस्टल होता है ना, ये अपना एक एक्सेप्शन होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। तो मेलिएबिलिटी की अपन ने बात की थी, मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, ए सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं अपने वो मेलिएबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टिलिटी अपन ने पढ़ी थी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। पर यहाँ पे अपन बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपने डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो अपने सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में जो नॉन मेटल्स मिलते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो लो होता है। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो जो सॉलिड और लिक्विड अपने नॉन मेटल्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है अपना, लो होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है अपना वो क्या होता है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अपने पेंसिल की जो अपने लिड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना बात। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। हिट करोगे तो वहाँ थर्ड की आवाज आएगी, धप 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 की, है ना, तो दैट इज नॉट सोनरस। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यही टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर जो मिलेगा वहां पे जो टॉपिक का नाम दिया है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। तो मतलब एयर में बर्न कर रहे हो, मतलब वहां पे ऑक्सीजन बर्न कैसे होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, बर्निंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो वहां पे अगर अपन बात करते हैं तो बेसिकली बात हो रही है ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वही अपन यहाँ देख रहे हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब मेटल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केस में अपने पास मेटल ऑक्साइड बनता है। अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, अगर आपको लैंग्वेज में कोई रिएक्शन दे रखी है, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखोगे कैसे, क्लास 9th में सीखा था क्रिस क्रॉस मेथड, वहां पे आपको आयंस की वैलेंसी याद होनी चाहिए, किस आयन की क्या वैलेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 9th में आपको याद है कि नहीं है, अपन देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम जब क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहां पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम आयन है अपने उसकी वैलेंसी क्या होती है, दैट इज 2+ एंड ऑक्सीजन की जो अपनी वैलेंसी होती है दैट इज 2-। तो यहाँ पे अपन जब मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वैलेंसीज हैं इनको विदाउट साइन अपन इनके नीचे लिख देते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम के नीचे मैं 2 लिख दूंगा और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख दूंगा। तो जब इसको क्रिस क्रॉस मेथड से देखेंगे और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, दोनों की वैलेंसीज देखो 2 हैं तो अपन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये अपना आ जाएगा 1। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपन बात करें तो MgO, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। इसी तरीके से मान लो अपने को लिखना है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वहाँ पे क्या होगा Mg और यहाँ पे Cl। क्लोराइड आयन की अपना वैलेंसी होती है -1, तो यहाँ 1 आ जाएगी। मैग्नीशियम की 2 होती है, तो इस तरीके से अपन क्रिस क्रॉस मेथड से कर देंगे। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 1 है, दोनों किसी एक सेम नंबर से अपने डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, दैट इज MgCl2। ये अपना हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्रिस क्रॉस मेथड क्लियर हो गया ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। वही अपन ने रिएक्शन में बताया, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो अपना क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। ध्यान रखना है ये वाला, दिस इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है ना, दिस इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। नहीं पता है कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक तो 1 होती है कॉपर की वैलेंसी Cu+, दूसरी होती है Cu2+। तो यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है वैलेंसी, Cu2+। कैसे पता लगा, देखो CuO लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की 2 है, कॉपर की भी 2 है, तभी तो क्या होगा 1-1 कट के क्रिस क्रॉस में क्या जाएगा, 1-1 जाएगा। तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड है। क्लियर है। ये दूसरा नाम इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ध्यान रखना है जब 1 वैलेंसी होती है तो इसको अपन बोल सकते हैं क्यूप्रस आयन है ये अपना, क्यूप्रस, और ये है क्यूप्रिक आयन। क्लियर है। एक आयरन की भी 2 वैलेंसीज होती है, मैं यहीं बता देता हूँ, आगे रिएक्शन आएंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप, है ना। तो आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक तो होती है 2+ और एक होती है आयरन की Fe3+। तो ये अपना फेरस हो गया, इसको बोलते हैं फेरस, और ये हो गया फेरिक। ठीक है। तो ये 2 अपने आयंस होते हैं किसके, आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं और कॉपर की 2 वैलेंसी होती हैं। ये आपके सिलेबस में आपको ध्यान रखना है। सिलेबस में मीन्स आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी जहाँ पे कभी क्यूप्रस ऑक्साइड आएगा, कभी क्यूप्रिक ऑक्साइड आएगा, कभी फेरस ऑक्साइड आएगा, कभी फेरिक ऑक्साइड आएगा, तो वहाँ पे अपन बात करेंगे।
चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैं आपको ना साथ के साथ में वैलेंसीज बताता जाऊंगा और ये वैलेंसीज आप नोट कर लेना साथ में ना। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है ना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है Al3+। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2-। तो इसको अगर क्रिस क्रॉस मेथड से लिखें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड से करेंगे तो ये बन जाएगा Al2O3। क्लियर है, यही अपन ने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट है सम मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। तो बेसिकली क्या होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों, अगर उनको वाटर के साथ रिएक्ट करा जाए तो वहाँ पे अपने को बेस मिलता है। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको अपन जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अपने को मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वस फॉर्म में मिलता है। इसी तरीके से सोडियम जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड जब क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी बेस, ये भी बेस। और तीसरा जो है अपना पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड जब अपना पानी के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे अपने को मिलता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो ऑक्साइड्स हैं अपने कौन कौन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, तीनों के तीनों अपने बेसिक ऑक्साइड्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है सम मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, मीन्स बोथ। यहाँ पे बोथ लिख लेना भाई। कुछ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक। ऐसे ऑक्साइड्स को ध्यान रखना, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स को अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लेना। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ एसिडिक, गलत है, ये एसिडिक नहीं है, यहाँ पे बेसिक नेचर शो करेगा। यहाँ बेस क्या करता है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा। तो जब एज ए बेसिक या एज ए बेस जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3, दिस इज सोल्ट। ये अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर मिलता है, साथ में अपने को वाटर मिलेगा। ठीक है, तो सोल्ट में अपने को मिला एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी तरीके से जब अपन Al2O3 को, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे ना, एसिडिक। जब ये एसिड इस बेस के साथ में, किसके साथ में, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ध्यान से देखो दोनों केसेस में अपन ने लिया क्या है, Al2O3 लिया है। एक जगह तो वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरी जगह वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये बेस के साथ मिलेगा तो यहाँ पे अपने को जो सोल्ट मिलेगा दैट विल बी सोडियम एल्यूमिनेट। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाती है रिएक्शन कई बार। तो यहाँ पे सोडियम की तो वैलेंसी पता है अपने को, दैट इज Na1+। और ध्यान रखना है एल्यूमिनेट जो आयन होता है ना दैट इज AlO2, और इसकी जो वैलेंसी होती है 1-। क्लियर है, तो ये अपना एल्यूमिनेट आयन है और ये अपना सोडियम आयन है। तो यहाँ पे जब अपन क्रिस क्रॉस मेथड से अपन देखेंगे इसको बना के तो सोडियम एल्यूमिनेट अपना बेसिकली ये वाला बनेगा। ठीक है, वो आप बना सकते हो, ऊपर मैंने समझा दिया। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने को पहला तो ये रिएक्शन पता होनी चाहिए सोडियम एल्यूमिनेट वाली। दूसरा अपने को एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता होना चाहिए, कौन कौन से ऑक्साइड्स अपने जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो कौन कौन से ऑक्साइड जो हैं, मेटल ऑक्साइड जो हैं अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकंड अपना जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बाकी अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो अपने मेटल ऑक्साइड्स होते हैं कौन कौन से, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, अपने बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब यहाँ पे अपने को जो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन दी है ना ऑक्सीजन के साथ, वो सिर्फ अपने सिलेबस में एक ही है। तो यहाँ पे अपन ने वही ली है, राइट हैंड बॉटम साइड में देखो आप। तो जब सल्फर अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ बनता है सल्फर डाइऑक्साइड, और जब सल्फर डाइऑक्साइड अपना वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है अपना सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से अपन ने क्या ऑब्जर्व किया, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना अपने, यहाँ पे जब देखा था अपन ने तो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं अपने बेसिक इन नेचर, और वहीं पे अपने जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। यहाँ एसिड बन रहा है ना जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इस नॉन मेटल ऑक्साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने नीचे वही लिखा है, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, when dissolved in water most metals produce basic oxide। तो जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे अपने को एसिड मिलता है। वहीं पे मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो अपने बेसिक इन नेचर होते हैं, जब अपन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ अपने को बेस मिलता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट
फर्स्ट बोला मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, हेंस दे आर स्टोर्ड इन कैरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग और फायर। तो यहाँ पे अपने जो पोटेशियम और सोडियम जो मेटल्स हैं वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर आपने उसको ओपन में रख दिया ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेते हैं, इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। इसलिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों मेटल्स को ध्यान रखना, एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन सा, पोटेशियम एंड सोडियम, दोनों को अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अंडर कैरोसिन, ताकि वो ऑक्सीजन के जो एयर में ऑक्सीजन है उसके कॉन्टैक्ट में ना आए और सेफली अपन उसको स्टोर कर पाए। ठीक है। इफ मैग्नीशियम इज हीटेड इट बर्न्स विद ए ब्राइट फ्लेम, तो मैग्नीशियम को जब हीट करते हैं तो ब्राइट फ्लेम के साथ में क्या करता है, बर्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली, तो आयरन को जो अगर हीट करते हैं तो वो ब्राइटली क्या करेगा, अपना ग्लो करेगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, जो आयरन की फाइलिंग्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, अगर उनको क्या करोगे आप फायर में, है ना, उसको अगर बर्न करोगे तो वो बर्न करेंगे विद ब्राइट लाइट। क्लियर है। चलिए, इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स ए ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ध्यान रखना है, ना सिल्वर ना गोल्ड, दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए अपन ऑर्नामेंट बनाने के लिए काम लेते हैं। सिल्वर तो फिर भी अपना जो होता है, जो नेचर के अंदर अपने एयर के अंदर क्या होता है, जो सल्फर होता है ना उसके साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कोटिंग बना देता है ना, सिल्वर सल्फाइड। पर जो अपना गोल्ड है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए जो गोल्ड है वो अपन ऑर्नामेंट्स बनाने में काम लेते हैं। सिल्वर को भी यूज लेते हैं, सिल्वर ऑक्सीजन के साथ नहीं करता पर सल्फर के साथ करके वहाँ ब्लैक कोटिंग आ जाती है ना, देखा होगा आपने। नेक्स्ट है सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर over it which prevents further oxidation, they are called self protecting metals। ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे कौन कौन से की अपन ने बात की है, अपन ने बात की है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। ये चारों मेटल्स क्या करते हैं, इनके बाहर जब ये रिएक्ट करेंगे, आउटर मोस्ट सरफेस ही तो करेगी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट, तो वहाँ पे जो ऑक्साइड की लेयर बनेगी ना वो हार्ड होती है। तो वो जो हार्ड लेयर है ना वो प्रोटेक्ट करती है उस मेटल के अंदर वाली जो अपना मेटल है उसको ऑक्साइड होने से। ठीक है। जैसे कि मान लो एक अपने पास में इस तरीके का ऑब्जेक्ट है जो बना हुआ है अपना एल्यूमिनियम का, और जो बाहर की लेयर है वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और ये हार्ड है, तो होगा क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर वो अंदर वाले मेटल को अपने को कोरोड नहीं कर पाएगी या वहाँ ऑक्साइड नहीं बना पाएगी। तो क्या करेगा ये, बेसिकली ये जो लेयर है ये प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करेगी। ठीक है। तो ये सेल्फ प्रोटेक्टिंग क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्साइड लेयर बना के। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो ध्यान रखना है यहाँ पे अपनी जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शंस की जो बात करेंगे वो अपने मेटल्स के साथ दी हुई है अपने सिलेबस में ना। तो यहाँ पे जितने भी अपन रिएक्शंस करवा रहे हैं मेटल के साथ में, तो जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल, तो या तो बन सकता है मेटल ऑक्साइड या फिर बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस किस में क्या बनता है। तो सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, एक हीट एनर्जी रिलीज होती है। और ध्यान रखना है यहाँ पे इतनी हीट रिलीज होती है कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो ये जो हाइड्रोजन निकलेगी ना इसमें से, ये हाइड्रोजन फायर कैच कर लेगी। मतलब सोडियम जो है बहुत विगरसली रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। इसी तरीके से अपन पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिलेगी यहाँ पे, और इतनी हीट जनरेट होगी कि यहाँ पे ये H2 गैस जो है ये फायर कैच कर लेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो है H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे जो कैल्शियम मेटल होगा ना, जब अपन पानी में डालेंगे इसको तो ये फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन बबल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, जो अपन ने बोला हाइड्रोजन बन रही है, ये बबल्स इसकी सरफेस पे स्टिक करेंगे। स्टिक करने से क्या होगा, ये बायंसी फोर्स इसमें लगेगा और ये क्या करेगा, मेटल जो है वो अपना फ्लोट करने लगेगा। ठीक है। ओके। इसी तरीके से अगर बात करें, पर यहाँ ध्यान रखना है कैल्शियम के अंदर हीट तो जनरेट होगी पर वो इतनी हीट नहीं होगी कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फायर कैच कर ले। ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 बनाएगा। आयरन जब रिएक्ट करेगा H2 के साथ ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे ये जो शुरू के 3 मेटल्स अपन ने लिए थे, कौन से मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड बनता है तीनों केसेस में।
वहीं पे नीचे एल्यूमिनियम, और जब आयरन की बात करते हैं तो वहाँ ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस तो सब में रिलीज होगी। पर शुरू के दो जो हैं सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो फायर कैच कर लेगी। बाकी किसी में इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी कि वहाँ पे वो फायर कैच करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट और है। क्या है, जैसे ये आयरन है ना, ये आयरन सिंपली कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। वहीं पे अगर बात करते हैं जैसे मैग्नीशियम है, ये रिएक्शन भी लिख लो। मैग्नीशियम जब क्या करता है अपना H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो अपन ने किस में देख लिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन चारों में हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब एक चीज़ और, तो मैंने बोला कि शुरू के जो तीन थे अपने, ये वाले तीन जो रिएक्शन हो रही हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बट जो अपना मैग्नीशियम है ना, इसको हॉट वाटर चाहिए। वहीं पे एल्यूमिनियम और आयरन जो है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन इससे क्या पता लगता है, इससे एक चीज़ पता लगती है कि ये जो ऊपर वाले हैं ये तीनों ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अगर इन दोनों में, तीनों में बात करूं, तो ये वाले से, इस वाले से, कैल्शियम से अपना ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम और पोटेशियम। क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब रिएक्शन हो रही है तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, मतलब विगरसली रिएक्ट कर रहे हैं वो। बट यहाँ पे क्या है, हीट निकल रही है पर वो उतनी हीट नहीं निकल रही है। वहीं पे फिर बात करें इन तीनों से नीचे बात करें तो किसकी रिएक्टिविटी होगी, वो होगी अपनी मैग्नीशियम की। और उसके बाद बात करें तो ये एल्यूमिनियम और आयरन की होगी। अब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस सीरीज में होगी वो थोड़ी देर में अपन देखेंगे। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज डिफरेंट, वही बताया हुआ है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर। जो हाइड्रोजन है वो क्या करती है, फायर कैच कर लेती है। कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर नहीं है, दिस इज हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी H2 गैस बनेगी। एंड डज नॉट कैच फायर, फायर कैच नहीं करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसके बाद बोला मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वहीं पे मेटल लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, ये जो नीचे वाले मेटल हैं ये तो भैया वाटर के साथ में एट ऑल रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो हॉट हो, चाहे वो कोल्ड हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। तो मेटल की जो रिएक्शन है किसके साथ, एसिड्स के साथ में। और एसिड भी कौन सा, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं। मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, सोल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। वहीं पे एल्यूमिनियम जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2 गैस। वहीं पे जो जिंक है अपना, जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। आयरन जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो बनाएगा आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस। ठीक है, ओके। The reactivity varies from metal to metal. For the above metals, the decreasing order of reactivity is magnesium सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इनमें, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है। अब देखो इसी के साथ में मैंने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में रिएक्टिविटी सीरीज बता दी। यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसको। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जैसे ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं ना अपन, तो यहाँ पे जो मेटल्स है ना इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है मेटल वो होता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। और सबसे कम जो होता है वो होता है गोल्ड, गोल्ड से भी नीचे आता है प्लेटिनम। अब इसको याद करने का तरीका आप क्या कर सकते हो, याद करने के लिए देखो, करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, पादु कौन है। नीचे से आप फिर इसको लो, है तक तो अपन ने देख लिया पादु कौन है, तो ये सारा अपन ने बॉलीवुड बेस्ड निमोनिक्स बनाए हैं तो अपन ने इसको पादुकोण बोल दिया ना, दीपिका पादुकोण से। तो ये हो जाएगा करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, पादुकोण है, बस। ओके, नीचे से आओगे जब, सोना, चांदी, हनी, चमनप्राश। एयू क्या होता है, गोल्ड, चांदी इज एजी, हनी से मतलब Hg दैट इज मरकरी, Cu दैट इज कॉपर, चमनप्राश। ठीक है, आप इस तरीके से निमोनिक से याद कर सकते हो, आप अपना भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है ये अपना हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है ना। ये अपन ने पर मेटल वाली सीरीज में लिया, रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों लिया है, रेफरेंस पॉइंट के लिए, कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इससे नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। बात करेंगे अभी, है ना।
कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, किसके साथ में? HCl के साथ में। क्यों? ध्यान से देखो, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन सा मेटल कर पाएगा? जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी यही बोला था ना मैंने हाइड्रोजन क्यों लिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। कहाँ से? डाइल्यूट एसिड से। बट ये जो नीचे वाले मेटल्स हैं ना कम रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बोला अपन ने, जो कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? या तो वो ऑक्सीजन दे रहा हो या वो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हो। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन जैसे निकलेगी ना उसके साथ में ऑक्सीजन अटैच कर देगा तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ में तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, वो देख लेते हैं। एंड इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट्स सेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है यहाँ पे ना। ये खुद को अपने आप को क्या बना लेता है? या तो N2O बना लेता है या NO2 बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये जो है ये क्या करेगा? जो H2 अपना रिलीज हो रहा है ना उसको ऑक्सीजन क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। कौन? HNO3। और खुद क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन जाएगा, या तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कोई सा भी बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अपने बोला था कि जो मेटल्स होते हैं ये जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होती। बट क्या होता है, जो मैग्नीशियम और मैग्नीज Mn, ये दो मेटल्स क्या होते हैं? ध्यान रखना है, नोट कर लेना। ये जब वेरी डाइल्यूट किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कौन कौन से? ये मैंने बोला था, इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है मैग्नीज एंड मैग्नीशियम जो मेटल हैं वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ में क्या करेंगे? अपना H2 गैस को रिलीज करेंगे। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट है, जब कॉपर अपना रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ में तो बनता है क्यूपरिक नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट आयन होता है वो होता है अपना NO3-। ठीक है। और कॉपर का तो अपने बताया था, कॉपर की दो वैलेंसीज होती हैं, एक होता है +1, एक होती है +2। +1 वाले को क्यूपरस बोलते हैं, 2 वाले को क्यूपरिक बोलते हैं। तो यहाँ क्यूपरिक नाइट्रेट बन रहा है। यहाँ पे बनेगा H2O प्लस बनेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अपने पास में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है? बेसिकली अगर अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान रखना कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड, और नाइट्रिक एसिड HNO3, ये पे भी बात की थी, इनको अपन अगर 3:1 के रेशियो में मिला दें, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है। जब इन दोनों का अपन मिक्स कर दें किस रेशियो में? 3:1 में, तो अपने पास में एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। दूसरा इसको बोला जाता है रॉयल वाटर। ये एक बहुत ही हाईली कोरोसिव सब्सटेंस होता है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर लेता है? अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। ठीक है। तो ये एक फ्यूमिंग बेसिकली सब्सटेंस होता है। फ्यूमिंग मतलब उसमें से भाप से निकल रही होती है ना। तो ये चीज़ अपनी NCERT बुक में गिवन थी, डू यू नो वाला जो आता है ना उसके अंदर, तो वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना है कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है ना, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है वो यहाँ से इजीली पता लग जाएगी। आप क्या करो, एक मेटल लो, कोई M मेटल लो, और एक दूसरा मेटल, ये M1 बोल देता हूँ मैं, दूसरा मेटल M2 का सोल्ट सॉल्यूशन ले लो। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाओ, अगर ये M1 M2 को डिस्प्लेस कर देता है इसके सोल्ट सॉल्यूशन में से, तो क्या होगा यहाँ पे? M1 विल बी मोर रिएक्टिव देन M2। ज़्यादा रिएक्टिव तभी तो डिस्प्लेस करेगा, अगर नहीं किया तो क्या हुआ? M2 विल बी मोर रिएक्टिव देन M। तो यहाँ पे जब अपन रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं ना, वो यहाँ से ही अपन बनाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे है ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ी थी भाई। तो मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? Mg इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो वही बात है भाई, यहाँ पे भी क्या होगा? जिंक जो होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है भाई ये, इसका अपना एक्सपेरिमेंट भी गिवन है बुक के अंदर, है ना, तो वो अपन यहाँ देख लेंगे।
तो जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा अपना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे जो पहला एक्सपेरिमेंट अपन देख रहे हैं ये वाला मैग्नीशियम और अपना कॉपर सल्फेट के बीच का है। तो जैसे मैग्नीशियम पाउडर है ना, अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ध्यान रखना है कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं इसको। तो जब इसमें मैग्नीशियम पाउडर डालते हैं अपन अंदर, जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पे अपने को मिलेगा कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। जो ये ब्लू कलर था ये डिसअपियर हो जाएगा और कलरलेस बन जाएगा, और नीचे अपने पास में जो है कॉपर के पीसेस मिलेंगे यहाँ पे नीचे। मतलब हुआ क्या है, जो मैग्नीशियम का पाउडर डाला था ना उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, और जो कॉपर जो है वो नीचे जाके एज ए पीसेस, छोटे छोटे पीसेस जो हैं कॉपर के वो डिस्प्लेस हो जाएगा और वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा है आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में। तो ध्यान रखना कॉपर सल्फेट का वही अपन ने बताया कि यहाँ पे कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। जब इसमें आयरन नेल डालते हो तो क्या करोगे आप, 15-20 मिनट बाद में ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सॉल्यूशन था ना ब्लू कलर, ये चेंज हो गया अपना ग्रीनिश कलर में ना, लाइट ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है। और फिर आप देखोगे जो ये अपनी आयरन की जो नेल थी ये वाली ना, ये आयरन की नेल थी, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो आयरन था, आयरन नेल थी ना, उसमें से जो आयरन निकल के इसमें जा रहा है सॉल्यूशन में और वहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, और जो कॉपर डिस्प्लेस होके क्या कर रहा है, जो आयरन नेल है उसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो अपने पास में सॉल्यूशन बना ग्रीन कलर का, ये बना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और जो आयरन नेल थी उसके ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, और जो आयरन नेल है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउनिश कलर। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये अपन ने देख लिया, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो सबसे ऊपर जो है पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये अपन ने अभी अभी बोला था, कैसे याद करेंगे, करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, पादुकोण है, सोना, चांदी, हनी, च्यवनप्राश से याद कर लोगे। तो ये जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। मतलब क्या होगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इनको तो ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, बट ये नीचे वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है ना बात। चलिए नेक्स्ट अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली आर। तो एयर के अंदर अगर बर्न करेंगे तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होगी, तो वहाँ बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा है, देखो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए आयंस की वैलेंसी, तभी क्रिस क्रॉस मेथड से आप बता सकते हो कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन सा और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टार्टिंग में बताया था मैंने क्रिस क्रॉस मेथड में। नेक्स्ट है मेटल एम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब मेटल एम कौन सा है, द मेटल एम इज, अब मेटल एम क्या कर रहा है, अपना फेरस सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। मतलब वो आयरन से तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, Fe से तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके। दूसरा बोल रहा है बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मतलब एल्यूमिनियम से क्या है वो कम रिएक्टिव, तभी तो नहीं कर पाएगा वो डिस्प्लेस एल्यूमिनियम को। तो एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में कौन सा मेटल है अपना, अभी अभी अपन ने देखा था करीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, इसके बीच में है जिंक। तो कौन सा मेटल हो जाएगा, दैट इज जिंक। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। ये भी 2025 में पूछा गया था, इससे पहले वाला भी 2025 में पूछा गया था। तो अपन ने अभी देखा था, अभी जो एक्सपेरिमेंट का अपन ने देखा था वहाँ पे कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ अपना आंसर आ जाएगा पेल ग्रीन। ठीक है। ओके। तो चलिए आज इस लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए बाय बाय।